नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम लोग पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखाएं हैं और उससे संबंधित जो विभिन्न तथ्य थे, चाहे वो अक्षांश रेखाएं हों, चाहे देशांतर रेखाएं हों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा थी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी, नक्षत्र दिवस था, सौर दिवस था, इस तरह के जो छोटे छोटे विषय थे उन सभी विषयों को हम लोग पढ़ चुके थे। इसी क्रम में आज हम लोग जिस नए विषय को पढ़ेंगे वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थात पृथ्वी की जिस सतह पर हम निवास करते हैं उसके भीतर पृथ्वी का ढांचा कैसा है, या हम कैसा अनुमान इसके आधार पर लगाते हैं, या हमारे वैज्ञानिकों ने कैसा अनुमान लगाया है। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जल्द ही आपकी जो वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे लेखपाल होगा, तो उससे संबंधित क्लासेस भी प्रारंभ होने वाली हैं। उसके लिए भी आप यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आज के विषय को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हम पृथ्वी के जिस हिस्से में निवास करते हैं वो है हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी ढांचा। इसी को हम सतह कहते हैं, इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, अर्थात सबसे ऊपरी हिस्से पर हम निवास करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सीधे सीधे वायुमंडलीय क्षेत्र है। वायुमंडलीय क्षेत्र अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो हम दिख सकते हैं, जैसे हमारा जो धरातल है, हमारा जल है, हमारे जो भी प्राकृतिक संपदा है, उसके चित्र अक्सर आप नासा के विभिन्न प्रकार की फिल्मों में नासा के द्वारा जो जारी की जाती हैं, या फोटोज जारी की जाती हैं, या अन्य एजेंसीज के द्वारा, उनमें अक्सर देखते रहते होंगे, या आप खुद गए हैं तो आपने देखा होगा। अर्थात वायुमंडलीय क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक या उसी पर हम निवास करते हैं, जो हमारी ऊपरी सतह है। लेकिन हमारी सतह के नीचे ही तो पृथ्वी समाप्त होने जाती है। इसका मतलब, क्योंकि जब हम पृथ्वी को देखते हैं बहुत बड़ा गोल ढांचा, तो सीधा सा मतलब है कि उसका आंतरिक क्षेत्र जो होगा वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक हम पृथ्वी के आंतरिक धरातल में मात्र 12 किलोमीटर क्षेत्र में ही प्रवेश कर पाए हैं। अगर आज के समय की बात करेंगे तो अंटार्कटिक क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर क्षेत्र तक ही मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी मशीन का प्रवेश हुआ है। और उसके बाद की जो स्थितियां हैं, क्योंकि हम आज लगभग 6400 किलोमीटर तक की स्थिति को पढ़ेंगे, तो ये जो मुख्य रूप से स्वरूप है वो विभिन्न प्रकार की तरंगों के माध्यम से, चाहे वो रेडियो वेव्स हो सकती हैं, चाहे आपकी जो अन्य प्रकार की वेव्स हो सकती है, उनके प्रवेश के माध्यम से ही पता लगा है। अर्थात ये नहीं है कि हम 6400 किलोमीटर तक भीतर जा चुके हैं या हमने उसकी गहराई तक पहुंच गए हैं। अगर हम जल की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच एक ऐसा क्षेत्र है जहां 11 किलोमीटर तक हम प्रवेश कर पाए हैं। और उसी का जब हम और नीचे जाते हैं तो अंटार्कटिक का जो कोली क्षेत्र है, तो उस कोली क्षेत्र में भी हम लगभग 12 किलोमीटर तक प्रवेश कर चुके हैं। तो बस यही है, 6400 किलोमीटर तक हम नहीं गए। तो आइए इस विषय को क्या है, कैसा है, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो पृथ्वी के हम बहुत आंतरिक क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन इस पूरे ढांचे की एक स्पष्ट काट, क्योंकि हम जब पृथ्वी देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसके केवल मध्य बिंदु तक की बात कर रहे हैं। अर्थात इसकी सतह जो 0 किलोमीटर हम मान लें जहां पर हम निवास कर रहे हैं, वहां से इसके आंतरिक केंद्र बिंदु जो लगभग 6480 या हम ये कहें कि लगभग 6500 किलोमीटर तक का आंतरिक क्षेत्र है, उसके नीचे के धरातल की स्थिति हम ये मान के चलते हैं बिल्कुल ऐसी ही होगी। तो ये जो स्वरूप है वहां तक की बात। दूसरी चीज ये है कि ऐसी किसी संरचना की जानकारियां बिना किसी शोध के या अन्य परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक दौर में लगाया, लेकिन जो एक कुछ स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे प्रस्तुत करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो हैं आपके भूगर्भ शास्त्री सुयस के द्वारा ही सबसे पहले इस विषय की पूरी आंतरिक संरचना की जानकारी हमको वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उपलब्ध करवाई गई। तो सुयस को याद रखिएगा, ये आपके जियोलॉजिस्ट हैं सुयस, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार, ये प्रश्न कई बार प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा गया, सबसे पहली बार इन्हीं के द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। जब हम पृथ्वी की
ऊपरी सतह की बात करते हैं तो सीधा सा मतलब है यह एक अवसादों से बनी हुई चट्टान है। हालांकि पृथ्वी कैसे बनी, क्या निर्मित हुआ, कैसे स्वरूप था, ये तो फिर बिग बैंग थ्योरी के आधार पर निर्भर करता है और अणु केंद्रित सिद्धांत या ग्रहाणु केंद्रित सिद्धांत या कई तरह के सिद्धांत हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो आग्नेय स्वरूप था वो धीरे धीरे कम होता गया या केवल आंतरिक स्वरूप ही आग्नेय बचा है। ऊपरी सतह जो हो गई वो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तो ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप तो आग्नेय हो सकता है लेकिन पृथ्वी की ऊपरी जो स्वरूप है वो अवसादी चट्टानों से निर्मित स्वरूप है। अब पृथ्वी की जो स्वरूप है उसकी बात करें कैसा है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप हम जीरो जहां पर हम निवास कर रहे हैं, ये चित्र है बना लीजिएगा, हम जहां पर निवास कर रहे हैं वहां से लेकर उसके ऊपरी हिस्सा वो तो वायुमंडलीय क्षेत्र है, उसके आंतरिक क्षेत्र में जैसे जैसे जाते हैं हम तो लगभग उसके मध्य बिंदु तक आते आते लगभग 6480 या 6500 किलोमीटर तक आते आते ये हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी सतह जो है उसे हम भूपटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपरी सतह जो है वो भूपटल या क्रस्ट कहलाती है। ठीक, इसका जो आंतरिक क्षेत्र है सबसे, या हम ये कहें इसका मध्य बिंदु, इस अनुप्रस्थ का, आधे अनुप्रस्थ का जो मध्य बिंदु है उसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल कहें या अनुपटल कहें तो ध्यान रखिएगा मेंटल या अनुपटल है। तीसरा जो इसका सबसे केंद्रीय भाग है, जो केंद्र के सबसे नजदीक है, उसे हम भूक्रोड या कोर क्षेत्र कहते हैं। तो कोर एरिया है, तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर एरिया हो गया, 3 भाग हो गए। अब सबसे पहले क्रस्ट की बात करें क्योंकि उसी में हम निवास कर रहे हैं, वहीं पर वनस्पतियां हैं, वही जीवन है, वहीं पर जीव जंतु हैं, वहीं पर पूरी की पूरी प्राकृतिक संरचना का निर्माण हुआ है। तो वो उस हिस्से को देखिए, जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक, अगर हम इसकी पूरी गहराई या चौड़ाई की बात करें तो लगभग यह 33 से 100 किलोमीटर तक चौड़ी है, क्योंकि इसका धरातल निश्चित नहीं है, अव्यवस्थित है। तो कहीं पर जैसे समुद्र के नजदीक का क्षेत्र है तो वो गहरा क्षेत्र है, वहां पर धरातल की स्थिति कम है, लेकिन कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर धरातल की पठारी क्षेत्र है, वहां धरातल की मात्रा अधिक है तो ऊंचा क्षेत्र हो गया। तो ये 33 से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह सतह का, क्रस्ट का या भूपटल का क्षेत्र कहलाता है। उसमें भी जब हम केवल 0 से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र की बात करते हैं तो वो है वास्तविक सतह। कितनी? 0 से 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र जहां पर हम निवास करते हैं वो है 0 से 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र। तो ये सबसे ऊपरी हिस्सा जहां पर हम निवास करते हैं ये है मुख्य रूप से सतह, यहां पर हम निवास करते हैं। दूसरा, जब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, पूरी की पूरी सतह को जो 33 से 100 किलोमीटर तक का है, तो इसमें हमको जो चट्टानें मिलती हैं उन चट्टानों में सबसे अधिक जिस तत्व की मात्रा है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन को अगर हम छोड़ दें, वैसे तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा को हम किनारे कर दें तो फिर हमको सबसे ज्यादा मिलने वाली स्थिति है सियाल, और इसीलिए सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल। दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, सिलिका का एसआई और एल्यूमिनियम का एल, तो ये शब्द बनता है बढ़िया याद करने के लिए सियाल। तो ये सियाल का क्षेत्र है जो पूरी 33 से 100 किलोमीटर रेंज में स्थिति है। और वैसे पूरे के पूरे सतह पर या क्रस्ट पर सबसे ज्यादा जिस तत्व की अधिकता है वो है ऑक्सीजन, ये ध्यान रखिएगा, वो अलग बात है। पूरी केवल हम सतह की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पृथ्वी शब्द लगा देते हैं तो फिर लौह तत्व सबसे, आयरन सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन जब हम सतह, भूपटपी या क्रस्ट की बात करते हैं तो हमको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन, क्योंकि हम उसको गैसीय स्वरूप में मान के चलते हैं, तो फिर हमारे पास जो खनिज तत्व का स्वरूप है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। इसमें भी 2 भागों में डिवाइड है। जब हम ऊपरी सतह की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको ग्रेनाइट की चट्टानें सबसे अधिक मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ऊपरी क्रस्ट में सबसे ज्यादा हमको ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब हम आंतरिक क्रस्ट की बात करते हैं, निचली क्रस्ट की बात करते हैं, तो बेसाल्ट की चट्टानें हमको सबसे ज्यादा मिलती हैं, और इन्हीं बेसाल्ट की चट्टानों में ही हमको सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा तत्व मिलता है। तो ये दोनों दो भाग हैं इसका, ऊपरी क्रस्ट जिसमें ग्रेनाइट की चट्टानें ज्यादा हैं, निचली क्रस्ट जिसमें बेसाल्ट की चट्टानें ज्यादा हैं। और इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है पूरी पृथ्वी का लगभग 0.5%, अर्थात पूरी पृथ्वी का जो आयतन है, क्षेत्रफल नहीं, आयतन की बात करें तो उस आयतन का, पूरी पृथ्वी के 100% आयतन का मात्र 0.5% ही हमारा क्रस्ट है, इससे ज्यादा नहीं, अर्थात बहुत छोटा सा, क्योंकि 33 से 100 किलोमीटर तक की रेंज है मात्र, तो सीधा सा मतलब है ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, 0.5% तक का ही आयतन है पूरी पृथ्वी के मुकाबले। दूसरी चीज ये है कि इसका जो अगर हम घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व जो है वो 2.8 के आसपास होता है, ये काफी कम घनत्व वाला क्षेत्र है। एक और विषय ध्यान रखिएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को विभाजित करने वाली एक असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, जिसे कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को आपस में डिवाइड करने के लिए जिस असंबद्धता को घोषित किया गया है वो है कॉनरॉड असंबद्धता या कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है? देखिए क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर, क्रस्ट जो हम ये कहें परतें हैं, तो उन परतों के बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र है जो एक तरह से खाली है या उसमें चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, अगर पाई भी जाती हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में चट्टानें, बहुत कम मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं, और उसके फिर अगले चरण का जो धरातल होता है, आंतरिक धरातल, वो बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसी बीच की छोटी सी बेल्ट हो सकती है, वो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर रेंज की हो सकती है, जो कहीं ना कहीं ऊपरी हिस्से और नीचे के हिस्से को विभाजित करने वाली रेखा बन जाती है। तो इसी को असंबद्धता कहते हैं, जो विभाजनकारी रेखा है, दो अलग अलग क्षेत्र के स्वरूप को निर्धारित कर देती है। इसीलिए तो हम इसको ऊपरी सतह और निचली सतह कहते हैं, ये भी स्थिति है। और इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता है वो है कॉनरॉड असंबद्धता, ऐसी ही विभाजनकारी रेखा है, क्योंकि इन्हें कॉनरॉड ने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। दूसरे हिस्से में जाएं, आंतरिक क्षेत्र में अनुपटल, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है। मेंटल जो है वो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। इसका आयतन पूरी पृथ्वी का लगभग 83% है, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 83% है। इसका जो घनत्व है वो 2.75 से लेकर लगभग 4.75 के बीच में पाया जाता है, या हम ये कहें 3 से लेकर 4.7 तक पाया जाता है। घनत्व की स्थिति ये ध्यान रखिएगा। यह कहां से प्रारंभ होता है? यह पृथ्वी के जहां पर 100 किलोमीटर रेंज की सतह समाप्त होती है वहां से प्रारंभ होता है, और लगभग यह 2900 किलोमीटर तक आंतरिक क्षेत्र में जाता है। ये ध्यान रखिए, यह 100 किलोमीटर से शुरू होता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है। इसको सबसे बड़ी चीज ये है कि सतह को और मेंटल को, क्रस्ट को और मेंटल को बांटने वाली एक विभाजनकारी रेखा है, उस रेखा को कहा जाता है मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये बहुत बार पूछा गया है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो कौन सी है? वो है मोहो असंबद्धता। क्रस्ट की दो परतें, ऊपरी परत निचली परत के बीच में कॉनरॉड असंबद्धता है, लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो है मोहो असंबद्धता। ये लगभग 1.5 किलोमीटर की पट्टी है जो इस क्षेत्र में हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। उसके बाद ये मेंटल के दो क्षेत्र हैं, एक ऊपरी हिस्से को बाहरी मेंटल कहते हैं और आंतरिक हिस्से को, नीचे के हिस्से को आंतरिक मेंटल कहते हैं। यहाँ पर भी बेसाल्ट की चट्टानें हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं जितनी भी चट्टानें। दूसरी चीज, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये शब्द बनाया गया सीमा, अर्थात मेंटल क्षेत्र में हमको सीमा की अधिकता अधिक मिलती है, जो आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ शब्द है।
दूसरी चीज ये है कि ये इसको भी दो भागों में यहाँ बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल कहा गया है। तो इसका मतलब है कि ये भी बीच में भी डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी कहीं पर, इसीलिए क्योंकि इन बाहरी और निचली आंतरिक मेंटल के बीच में एक रेपटी असंबद्धता है। ये ध्यान रखिएगा, रेपटी असंबद्धता मेंटल को दो भागों में विभाजित करती है, और यह दो भागों में मतलब 100 से लेकर 1700 किलोमीटर तक का बाहरी भाग है और 1700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का आंतरिक मेंटल का भाग है। और यहाँ पर सीमा की मात्रा अधिक है, ये लगभग 83% आयतन वाला क्षेत्र है। इसके बाद और नीचे जाते हैं जो 2900 किलोमीटर से लेकर 6480 किलोमीटर तक का या 6500 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कोर या भूक्रोड। ये ध्यान रखिए, इसकी मात्रा पूरी ही पृथ्वी का लगभग 16% भाग है। पूरी ही पृथ्वी का 16% भाग क्या है? कोर या क्रोड का हिस्सा है। यहाँ पर निफे का मतलब है निकिल और आयरन, फेरस। आयरन इन दोनों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ की चट्टानों में निफे की अधिकता होने के कारण ये क्षेत्र निफे क्षेत्र कहलाता है। इसको हम निफे भी कह सकते हैं याद करने के लिए। तो निफे मतलब निकिल और फेरस या आयरन का क्षेत्र है। दूसरी चीज ये है कि यह जो मेंटल है वो कोर से जहां पर अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा, मेंटल जहां से पर कोर से अलग होती है वहां पर एक असंबद्धता पाई जाती है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछी गई है। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहां पर है? मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपकी मोहो असंबद्धता थी। मेंटल और कोर के बीच में आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता के नीचे और जाइए तो एक और असंबद्धता मिलती है, लेकिन वो कोर को ही आपस में दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात आंतरिक कोर और बाहरी कोर। तो ये बाहरी कोर है, ये आंतरिक कोर है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि केंद्र से हम जाते हैं तो ये बाहरी हिस्सा, ये आंतरिक हिस्सा। तो ये बाहरी कोर और आंतरिक कोर को विभाजित करने वाली जो असंबद्धता है वो लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहलाती है। तो ये असंबद्धता है। सबसे पहले कोनराड असंबद्धता है जो क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करती है। उसके बाद मोहो असंबद्धता है जो क्रस्ट और मेंटल को दो अलग अलग करती है। उसके बाद रेपेटी असंबद्धता है जो मेंटल को ही दो भागों में विभाजित करती है। उसके बाद गुटेनबर्ग असंबद्धता है जो मेंटल और कोर को विभाजित करती है। उसके बाद लेहमैन असंबद्धता है जो कोर को ही आपस में दो भागों में विभाजित करती, कोर को दो भागों में विभाजित करने वाली लेहमैन असंबद्धता। तो ये पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम कोर की घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा घनत्व है। यहाँ का घनत्व आपका लगभग 5.75 से लेकर 13 तक है, तो ये काफी अधिक स्थिति वाला है। इसके तापमान में वृद्धि की बात करें तो इसके तापमान में वृद्धि कई चरणों में होती है। यही कारण है कि हमको पूरी पृथ्वी के तापमान में समानता कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ती है। ये 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस के मध्य लगभग पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम पहले 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि होती है, अर्थात हम सतह से जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं तो सतह के नीचे जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ये कहां तक बढ़ता है? ये जाता है 100 किलोमीटर तक। 100 से लेकर फिर हम जब 300 किलोमीटर तक जाते हैं अगले चरण में, तो ये 1 से 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तक बढ़ता है, अर्थात अगले 300 किलोमीटर तक बढ़ने में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि होती है। उसके और ज्यादा आंतरिक क्षेत्र में चले जाएं, अर्थात कोर एरिया में जैसे ही जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की वृद्धि होती है, अर्थात यहाँ पर वृद्धि पूरे ही स्तर पर ऊपरी हिस्से में ज्यादा है, बस धीरे धीरे घटती चली जाती, लेकिन पूरी ही पृथ्वी पे लगभग 1200 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व तो बहुत बड़ी मात्रा में है, जैसे यूरेनियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं, या अन्य प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पाया जाता है आंतरिक क्षेत्र में। वायुदाब की बात करें तो जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है। 3.5 मिलियन वायुमंडलीय दाब के आसपास ये वायुदाब बढ़ता चला जाता है। ये तो पृथ्वी की जो स्वरूप है
उसका निर्धारण है। जब हम पृथ्वी के इन क्षेत्रों की और बात करते हैं तो हमको पृथ्वी के इस पूरी स्थिति में कई प्रकार के मंडल प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के मंडलों की बात करें तो सबसे ऊपरी हिस्से में जो मंडल हमको प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका दुर्बल मंडल। सबसे ऊपरी हिस्से में दुर्बल मंडल, सबसे पहले स्थल मंडल, क्योंकि जहां पर हम निवास कर रहे हैं, उसके बाद दुर्बल मंडल, उसके बाद मध्यकाय मंडल अर्थात मिडिल क्षेत्र में, और सबसे बाद में केंद्र मंडल। जब स्थल मंडल की बात करते हैं तो ये लगभग 80 किलोमीटर तक चौड़ाई का ये मंडल पाया जाता है। हम निवास, क्योंकि हम 100 किलोमीटर तक निवास करते हैं तो इसका मतलब है 100 किलोमीटर तक का ये जो रेंज है उस पूरी की पूरी रेंज में यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ का घनत्व भी 3 के आसपास लगभग पाया जाता है। दुर्बल मंडल ये एक ऐसा मंडल है जो लगभग 360 किलोमीटर तक की रेंज का है, अर्थात क्योंकि यहाँ ये पूरा मेंटल का क्षेत्र है तो इसका मतलब अगर आपसे प्रश्न करे तो कि मेंटल में कौन सा मंडल हो सकता है, दुर्बलतम मंडल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेंटल का पूरा क्षेत्र है। और ये जो चट्टाने हैं वो डायोराइट यहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दुर्बल मंडल के इस क्षेत्र में डायोराइट की चट्टाने भी पाई जाती हैं। वैसे तो बेसॉल्ट का ही स्वरूप है ये भी, लेकिन ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। उसके बाद मध्यकाय मंडल लगभग 2400 किलोमीटर तक जाता है, ये भी ध्यान रखिए 2400 किलोमीटर तक फैली है। और यहाँ का घनत्व और ज्यादा तेज बढ़ता चला जाता है, बहुत ज्यादा 9 तक चला जाता है, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगला है वो है 400 किलोमीटर तक केंद्र। 400 किलोमीटर से लगभग 6480 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो केंद्र मंडल की स्थिति वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो चट्टाने हैं वो ओलिवाइन और पेरिडोडाइट प्रकार की चट्टाने हैं जिनका घनत्व जो होता है वो लगभग 11.6 के आसपास होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्यकाय मंडल, केंद्र मंडल ये हमारी इस सतह के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी आंतरिक चट्टानें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ये पृथ्वी की जो भूपटल है, सतह है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपटल है, सतह है, उसमें अक्सर प्रश्न आता रहता है इसको लेकर। उसमें सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है, लगभग 46% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद आपका सिलिका है, लगभग 27% तक सिलिका पाई जाती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा ये आपका क्रस्ट का क्षेत्र स्वरूप है। क्रस्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 46%। उसके बाद सिलिका पाई जाती है लगभग 27%, और फिर एल्यूमिनियम पाई जाती है लगभग 8%। तो जैसा मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए सियाल इसे कहा जाता है। क्रस्ट के जो क्षेत्र है वो सियाल का क्षेत्र कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये 3 पर ही अक्सर प्रश्न आता है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। और अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी की में सबसे ज्यादा आपका ये आयरन पाया जाता है, उसके बाद आपका सिलिका पाया जाता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये कई तत्व उसमें भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा पूरी पृथ्वी की बात करें। अन्यथा क्रस्ट की बात करें तो ये स्वरूप याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग था। उससे छोटे छोटे संबंधित सारे पॉइंट थे। जो इससे ज्यादा बहुत ही मुश्किल है कि आपसे कोई प्रश्न पूछे, वो अलग बात है कि पूछ ले, लेकिन इससे ज्यादा बहुत कुछ है नहीं। इसके बाद चट्टानों वाला हिस्सा है, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।